हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड या फिर लीगल स्टडीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। और ये हमारा याद रखिएगा लीगल एप्टीट्यूड का पहला चैप्टर चल रहा है भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसके बाद और वन बाई वन सारे चैप्टर को हम डिस्कस करते चलते जाएंगे, याद रखिएगा। हाँ, इसमें ऑलरेडी कई आपको वीडियो दी जा चुकी है, इसलिए सभी वीडियोज़ को बहुत ही ध्यान से आप देखें। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ शुरू हो रहा है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट जो आपका ये है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, पढ़ना है आपको। ये क्वेश्चन, ये देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इस भाग में मतलब ये कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक के भाग की बात हो रही है। तो कह रहा है इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी इसमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये किससे रिलेटेड बात की गई है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है आगे, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित उपर्युक्त प्रावधान अंशीभूत करता है। तो याद देखिए जो ऊपर स्टेटमेंट बोला गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये लागू करने की बात करता है, ये करता है अनुच्छेद 37 में। और अनुच्छेद 37 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। देखिए सूची 1 है, ये सूची 2 हो गई। एक तरफ दिया गया है अनुच्छेद और एक तरफ दिया गया है उसका उपबंध। अब इसमें हमें मिलाना है कि कौन किससे रिलेटेड है। देखिए पहला ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, अनुच्छेद 39 का ए। तो अनुच्छेद 39 का ए किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 39 का ए जो संबंधित है, ये संबंधित है निःशुल्क विधिक सहायता से। निःशुल्क विधिक सहायता ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यहाँ 4 से मिला देंगे। ऑप्शन बी देखिए कह रहा है अनुच्छेद आया है 43। अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? यह संबंधित है कामगारों के निर्वाह मजदूरी से, और ये आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसको ए से मिला देंगे। फिर देखिए अनुच्छेद आया है 44। 44 किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो 44 है ये संबंधित है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता से। और अब लास्ट ऑप्शन हमारा बच रहा है अनुच्छेद आप 50। अनुच्छेद जो 50 है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात इसमें की गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसको 3 से मिला देंगे। तो अब देखिए इस जो भी हमने यहाँ मैचिंग किया है इसके अकॉर्डिंग हमें कूट वर्ड देखना है, कूट कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो इन सभी में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ ए से मिलाया गया है किसको? ए से मिलाया गया है 4 को, बी से मिलाया गया है 1 को, सी से मिलाया गया है 2 को, और डी को मिलाया गया है 3 को, जो कि ऑप्शन में है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? देखिए ऑप्शन ए में है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, या फिर ऑप्शन बी में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, या फिर ऑप्शन सी में है अस्पृश्यता का अंत, या फिर ऑप्शन डी में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो याद रखिएगा इन चारों में जो नीति निर्देशक तत्व का अंग नहीं है वो है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का जो अंत है इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं रखा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 या 45 से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो 45 या 45 जो संबंधित है वो संबंधित है 6 वर्ष तक बच्चों के लिए शिक्षा से। तो 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित जो यहाँ प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 45 में किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 जो है 38 में प्रयुक्त पद न्याय प्रयुक्त हुआ है सूचित करने के लिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 38 में प्रयुक्त शब्द जो न्याय है उस जो प्रयुक्त हुआ है वो क्या सूचित करने के लिए है? तो याद रखिएगा वो सामाजिक और राजनीतिक न्याय को सूचित करने के लिए प्रयोग किया गया है। और सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सामाजिक एवं राजनीतिक जो न्याय से रिलेटेड जो बात की गई है वो अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय शब्द का जो एक्सप्लेन किया गया है वो सामाजिक और राजनीतिक न्याय से रिलेटेड बातें उसमें की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो ए रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद आया है 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कौन सा कदम उठाएगी?
यहाँ कौन कदम उठाएगी नहीं बल्कि कौन कदम उठाएगा होना चाहिए। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए जो कदम उठा सकते हैं वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति दिखे है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में उच्चतम न्यायालय में भेज सकता है। फिर से समझ लीजिएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले को उच्चतम न्यायालय में भेज सकता है। याद रखिएगा, वह अनुच्छेद है 143 मतलब 143, और 143 दिखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान सिविल संहिता संबंधित प्रावधान संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा, एक समान सिविल संहिता का संबंधित जो प्रावधान है वो है संविधान के अनुच्छेद 44वें में, और 44वां देखिए 44 की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 43 के ए जो कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने से संबंधित है, भारतीय संविधान में निम्न में जोड़ा गया। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 43 का ए जो है, जो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने से संबंधित है, भारतीय संविधान में निम्न में जोड़ा गया। तो किस संविधान में किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन में, और 42वें देखिए 42 की बात आई है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यद्यपि संविधान में अंतर्विष्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी वे, तो अब इसके आगे की जो कंडीशन है वो क्या होगी, तो याद रखिएगा, यद्यपि संविधान में अंतर्विष्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी वे देश के शासन में मूलभूत हैं। फिर भी वे देश के शासन में मूलभूत माने जाते हैं, और देश के शासन में मूलभूत की बात आई है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के सही अनुच्छेद को इंगित कीजिए जो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को आदेशित करता है। तो याद रखिएगा, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है अनुच्छेद 44 या 44, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि संविधान का वो सही अनुच्छेद जो कि क्या करता है, भारत के समस्त राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को आदेश जारी करता है, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है भारत की एकता एवं अखंडता की रक्षा करें, ऑप्शन बी में आया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, या ऑप्शन सी में आया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति करें, ऑप्शन डी में है प्रकृति व पर्यावरण का संवर्धन करें। तो इन चारों में जो हमारा सही आंसर होगा, जो कि मूल कर्तव्य में नहीं आता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करें। ये जो आया है ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये मूल कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्य हैं, कौन से हैं। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, ऑप्शन बी में सेकंड में आया है व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा करना, या ऑप्शन सी 3 में आया है प्रकृति पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करना और उनका संवर्धन करना। अब इन तीनों ऑप्शन में हमें यह बताना है कि कौन सा इसमें कह सकते हैं मूल कर्तव्य की श्रेणी में कौन कौन आएंगे। तो आपको याद रखना है कि संविधान में उपबंधित जो मूल कर्तव्य हैं वो है ऑप्शन नंबर ए भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, और ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 आया है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन भी आएंगे, झील भी हो गई, नदियाँ भी हो गई, वन्य जीव भी हो गए, इन सब की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना। ये दोनों ही क्या होते हैं, संविधान के उपबंध के मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए और 3 मतलब 1 और 3 सही रहेगा। और 1 और 3 की बात देखिए कह रहे हैं इन कथनों में से एक हमें चूज करना है, और 1 और 3 की बात किसमें कही गई है, ये की गई ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्याग पत्र की स्थिति में राष्ट्रपति किसे
पत्र संबोधित करेगा। इसका मतलब अगर त्यागपत्र देना हो किसी राष्ट्रपति को तो अपना त्यागपत्र वो किसे देगा या किसको संबोधित करेगा? तो याद रखिएगा, त्यागपत्र की स्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। और देखिए उपराष्ट्रपति आए हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि त्यागपत्र की स्थिति में जो राष्ट्रपति होंगे वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोमन कैथोलिक पादरी केस जॉन वॉल्टमांट बनाम भारत संघ संबंधित है। तो ये जो केस है ये किससे संबंधित है? एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रोमन कैथोलिक पादरी केस जो कि क्या है, जॉन वॉल्टमांटन बनाम भारत संघ से संबंधित है। यह जो केस है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये संबंधित है एक समान सिविल संहिता कानून से। और एक समान सिविल संहिता कानून की बात की गई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि रोमन कैथोलिक पादरी केस जो कि था क्या, जॉन वॉल्टमांटन बनाम भारत संघ संबंधित था एक समान सिविल संहिता कानून से। ठीक, फिर आ जाएंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की व्यवस्था है? तो याद रखिएगा संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की व्यवस्था की गई है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 50 या 50 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में भारत में काम पाने का अधिकार यह किस प्रकार का अधिकार है? इसका मतलब कि भारत में अगर आप काम पाने का अधिकार जो है वो किस प्रकार की अधिकार की श्रेणी में आता है? देखिए ऑप्शन ए में है मूल अधिकार की श्रेणी में आएगा, या फिर संवैधानिक अधिकार की श्रेणी में आएगा, या राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा, या फिर संवैधानिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा भारत में काम पाने का जो अधिकार है ना ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए जिसे पारित किया गया था। तो कह रहे हैं कि भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य जो कि 42वें संशोधन में जोड़े गए थे, अभी कह रहे हैं कि यह जो पारित किया गया था ये संविधान संशोधन ये कब पारित किया गया, हमें समय बताना है। तो याद रखिएगा इसे पारित किया गया था 1976 को। 1976 देखिए है 1976 देखिए आया है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे सी होना चाहिए, चलिए इसको बी कर दे रहे हैं, इसको सी कर दे रहे हैं। तो ये 90 याद रखिएगा 1976 में इसको क्या किया गया था, पारित किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारत संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका मतलब कि यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 सम्मिलित होंगे, कोई एक उस सूची में सम्मिलित नहीं है। तो हमें देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में आया है संविधान का पालन करना एवं उसके आदेशों का आदर करना। फिर देखिए ऑप्शन बी में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा को दूर रखना। फिर ऑप्शन सी में है संप्रभुता की रक्षा करना एवं उसे अक्षुण्ण रखना। और ऑप्शन डी में है पंथ निरपेक्षता का पालन करना। अब इन चारों में कह रहा है कि कौन जो है संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य की सूची में नहीं आते हैं। तो जो सूची में नहीं आते हैं वह है ऑप्शन नंबर डी, पंथ निरपेक्षता का पालन करना। तो पंथ निरपेक्षता का पालन करना ये है, ये याद रखिएगा यह कर्तव्य संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य की सूची में नहीं आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर यही होता कि कौन कौन आते इसके अंतर्गत आते हैं, कर्तव्य के अंतर्गत जो आते हैं वो कौन कौन से हैं, वो ऑप्शन नंबर हमारा ए भी सही है, बी भी सही हो जाता और डी सी भी सही हो जाता। लेकिन जो उस सूची में नहीं आता है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन में पूछा गया था कौन नहीं आता है, जो नहीं आने वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, इसलिए डी को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 56 के 1 के बी के अंतर्गत राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग की प्रक्रिया से निम्न किस धारा पर हटाया जा सकता है? मतलब किस आधार पर हटाया जा सकता है। इसका मतलब कि जो राष्ट्रपति जो महाभियोग जो लगाया जाता है वो किस आधार पर हटा सकते हैं अनुच्छेद 56 के ए के बी के अनुसार।
तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर अनुच्छेद 56 के ए के बी के अंतर्गत जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस कंडीशन पे है, किस आधार पर? अगर संविधान के उल्लंघन के आधार पर, अगर वो राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन करते हैं तो उसके आधार पर उन पर महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है। और ये आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है? याद रखिएगा, संविधान के वह अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 57। और अनुच्छेद 57 देखिए 57 आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा ये सही होगा। और नेक्स्ट हमारा ये होगा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन 2 और 3 देखना है, बाकी ये हमारे दोनों ऑप्शन को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जो आपके हैं ये सही नहीं माने जाएंगे। और केवल 2 ही हमारे ऑप्शन सही हैं, वो है 2 और 3। और 2 और 3 की बात देखिए कूट में जो है 2 और 3 की बात किस में की गई है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाएगा वो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी क्या होंगे, इसमें शामिल रहेंगे। और जो ये आया है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में विद्यमान विधि के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है? फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में निर्विदित विषयों के संबंध में विद्यमान विधि के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है? तो ये अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा, यह अधिकार जो है यह है भारत की संसद के पास। और भारत की संसद की बात देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रख्यात विधिवेत्ता न्यायाधीश सदस्य में नियुक्त किया जा सकता है। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रख्यात विधिवेत्ता और न्यायाधीश जो हैं वो कह रहे हैं कि किसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो याद रखिए, कोई अगर प्रख्यात विधिवेत्ता है, न्यायाधीश है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात देखिए ऑप्शन नंबर आया है डी में, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन, और मे बी ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 143 मतलब 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित मामले की सुनवाई के लिए न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 143 या 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित मामले की सुनवाई के लिए जो न्यूनतम जो संख्या रखी गई न्यायाधीशों की वो है टोटल 5। और 5 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे बी यहाँ वन बाई वन सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।